नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन चैनल से आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी भी होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट 54 आपके सामने है, जिसमें भारत की स्थिति और विस्तार के विषय में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसमें बहुत ही व्यवस्थित प्रश्न है और इन प्रश्नों को अगर आप लोग अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? दोस्तों, पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा ऑप्शन मेघालय है, तीसरे ऑप्शन पर अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल है और सिक्किम दिया हुआ है। ठीक है, तीन देश हैं यहाँ पर। कौन कौन से? नेपाल दिया है, भूटान दिया है और चीन दिया है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से है और इस डायग्राम के माध्यम से अगर हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करें तो देखिए, ये हो गया। सबसे पहले नेपाल की बातचीत करें तो ये यहाँ पे नेपाल को आप रख दीजिए। नेपाल के बाद ये यहाँ पर भूटान को रख दीजिए दोस्तों, और भूटान के बाद ये पूरा हो गया चीन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो राज्य होगा यही राज्य है जो चीन के साथ भी सीमा शेयर करता है और नेपाल के साथ भी और भूटान के साथ भी। तो इसका मतलब यह है कि इस राज्य का नाम है सिक्किम। क्या राज्य है दोस्तों? सिक्किम है। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य दिए हुए हैं। इसमें डी विकल्प को सभी लोगों को सही करना। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सबसे पहले बातचीत करें दोस्तों चीन के लिए। ठीक है, चीन के लिए बातचीत करें तो लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें भारत के 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? 4 राज्य हैं, जिसमें आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड हो गया, इधर सिक्किम हो गया तथा अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें लद्दाख को आप शामिल करेंगे। ठीक है, तो चीन के साथ आप देखेंगे लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लग रही है और भारत तथा चीन के बीच लगने वाली सीमा को हम मैक-मोहन इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के नाम से जानते हैं। पहला तो ये रहा। दूसरी बात यह है साथियों कि नेपाल यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें यहां जानना है कि नेपाल के साथ लगभग कितनी लंबी सीमा लगती है। 1850 किलोमीटर, लगभग 1850 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। और भारत के 5 राज्य कौन कौन से? आप देखें, उत्तराखंड हो गया सबसे पहले यहाँ पर, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। एक बार पुनः सुने, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इसी प्रकार से बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पर आप देखें, ये डायग्राम बना हुआ है उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के विषय में पूछ रहा है कि कितने जिले हैं। देखिए, कितने राज्य हैं ये तो पता चल गया, 5 राज्य हैं। अब यूपी के कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो आप यहां से देखिए, पहली बात तो यह है कि संख्या में अगर पूछे तो आपको 7 बताना है। 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते। पहला जवाब तो यही हो गया, 7। अब इसमें कौन कौन से जिले हैं? महाराजगंज को आपको शामिल करना है, इसी प्रकार सिद्धार्थनगर हो गया, तीसरे नंबर पर बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, इसके बाद बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया और पीलीभीत हो गया। दोस्तों, ये 7 जिले हैं। एक बार पुनः सुने, आप सभी लोगों को महाराजगंज याद रखना है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे भूटान भी दिया हुआ है। तो भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य शामिल है। तो कुल मिला के आप देखें, पहले सवाल का जो जवाब होगा वो डी विकल्प होगा, सिक्किम राज्य को सभी लोग सही करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? अर्थात दोस्तों, अगर हम भारत का डायग्राम कुछ इस प्रकार से सुनिश्चित करें, ये भारत का मानचित्र हो गया और यहां से आपको जानना है कि कौन सा वो अक्षांश है जो भारत को 2 समान
भागों में बांटने का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन को पहले आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा 23.5 डिग्री दक्षिण लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर लिखा हुआ है, 0 डिग्री लिखा है और 33.5 डिग्री उत्तर लिखा हुआ है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित है, अर्थात भारत उत्तरी गोलार्ध का देश तो है, इसके साथ साथ भारत पूर्वी गोलार्ध का भी देश है, इसलिए कहा जाता है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक है, और जब उत्तरी गोलार्ध में है तो इसका मतलब जहां जहां दक्षिण लिखा पहले उसको हटा दीजिए, ये वाला हट गया। ठीक है, अब 0 डिग्री पे तो भारत है नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन को हटाइए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत दो लगभग बराबर भागों में बढ़ता है, वह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये भारत को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए आप इस वाले भारत को कहेंगे नॉर्थ इंडिया। क्या कहेंगे दोस्तों? नॉर्थ इंडिया कहेंगे, और इधर वाले को कहेंगे साउथ इंडिया, साउथ इंडिया इसको कहेंगे। ठीक है, अब भारत के 8 राज्य हैं, जो कहीं ना कहीं 8 राज्य ऐसे हैं जहां से होकर के ये लाइन गुजरती है। इसमें सबसे पहले गुजरात को इधर से आप ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा कहीं ना कहीं से होकर गुजरती है राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से, इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हुए। एक बार पुनः सुने, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल मिला के आप देखेंगे 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप सभी लोग इसके लिए विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत को लंबवत को बराबर भागों में बांटने वाली देशांतर रेखा कौन सी है, तो उसका नाम होगा दोस्तों 82.5 डिग्री, जिसे हम लोग भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 5 राज्य दोस्तों कौन कौन से हो सकते हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, बताने का प्रयास करिए। पहले में देखिए, अगर हम कहें तो यूपी हो गया, इसके बाद एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों, इसके बाद ओडिशा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर इसी को भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का विकल्प बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सभी लोग बताइए। क्या 23 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में है? ठीक है, आइए इसको हम लोग पहले समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये डायग्राम देखिए फटाफट हमने बना दिया। ठीक है, अब यहां से आपको समझना है, अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये लगभग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और जाता कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। अब इसका मतलब यह है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, देखिए ये उत्तरी वाली बात हो गई। अब इस बिंदु पर 8 डिग्री 4 मिनट पर देखिए केप कैमरिन है, केप कैमरिन है दोस्तों, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। अब यहाँ पर 37 डिग्री है, तो यहाँ पर इंदिरा कौल होगा, इंदिरा कौल होगा दोस्तों, जो इस समय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम लोग पश्चिमी की बातचीत करें, देखिए इसमें सुदूर पश्चिमी कह रहा है ना, तो पश्चिमी में देखिए शुरुआत कहां से होगी? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री, याद रखिए 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होगी। अब कह रहा है कि पश्चिमी सुदूर बिंदु कौन सा है? तो ये तो भाई पूर्वी हो गया। पूर्वी का जो बिंदु है उसका नाम है किबीथू। क्या नाम है दोस्तों? किबीथू नाम है, और ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जनपद में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में स्थित है दोस्तों, जिसका नाम है किबीथू। अब दूसरा देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, ये गुजरात के दोस्तों कच्छ जिला में स्थित है, गौर मोता, गौर मोता है दोस्तों, तो ये आपका सही जवाब होगा। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, याद रखेंगे गुजरात का
राज्य गुजरात राज्य में स्थित होगा। तो देखिए 23.5 डिग्री 7 हो, गलत हो गया। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान में, गलत, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। 68 डिग्री पूर्वी गुजरात राज्य में, तो ये आपका सही जवाब हो गया। सी विकल्प इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है ना। ये चीजों को आपको समझना है। यहां से देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत का पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है, तो 2933 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। 2933 किलोमीटर लंबाई है भारत का पूर्वी से पश्चिम की ओर, और उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लोग देखें तो 3214 किलोमीटर। इसको भी आप लोगों को याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का विकल्प सी इज राइट। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। दोस्तों अरावली कह रहा है और विंध्य कह रहा है, तो ठीक है। इस डायग्राम को देखिए, अगर मध्य प्रदेश का हम डायग्राम यहां से तैयार कर ले तो मध्य प्रदेश आप सभी लोग जानते हैं कि विंध्याचल जो पहाड़ है वो शुरुआत होता है दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों में पहुंचता है, ठीक है। ये विंध्याचल हो गया दोस्तों। विंध्याचल को भारत का डिवाइडर माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि भारत के बीचों बीच स्थित है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। विंध्याचल संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पृथ्वी को बेध कर निकलने वाला पहाड़, ठीक। अब इस पहाड़ के अगर आप उस उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर मालवा पठार लिखा हुआ है, मालवा पठार हो गया, ये हो गया बुंदेलखंड पठार हो गया दोस्तों, बुंदेलखंड हो गया, और बाकी बचा हुआ बघेलखंड पठार हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तथा दिल्ली राज्यों में विस्तारित है अरावली पहाड़, अरावली पहाड़। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्याचल पहाड़ और अरावली पहाड़ के बीच में कौन सा पठार है। बस शर्त यह है कि यहाँ पर एक और पठार है जिसका नाम मेवाड़ पठार, अगर ये ऑप्शन दिया है तो फिर यही होगा, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मालवा पठार को आप सभी लोग सही कर सकते हैं। तो मालवा पठार दिया है, छोटा नागपुर पठार दिया है, दक्कन का पठार दिया है, प्रायद्वीपीय पठार दिया है दोस्तों। तो यस, ए विकल्प को सभी लोग सही करिए। आप डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि इधर अरावली पहाड़ है और ये विंध्याचल पहाड़ है, दोनों के बीच में स्थित है मालवा का पठार, जिसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार भी माना जाता है, काली मिट्टी से परिपूर्ण होता है, इसलिए यहाँ कपास की खेती ज्यादा होती है, इसीलिए इसे भारत का कॉटन बेल्ट भी कहते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत फायदा करने वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है। दोस्तों सिलवासा राजधानी है। अब तो सिलवासा राजधानी दोस्तों किसी की नहीं है, पहले के जमाने का मतलब यह है कि 31 अक्टूबर दोस्तों 2019, 31 अक्टूबर 2019 आप सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये एक ऐसी तारीख है जब इस तारीख को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्यों के रूप में तब्दील हो गए, ठीक है। वहीं आप देखेंगे इसी वर्ष ही दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। तो अच्छा, जब दादरा नगर हवेली था दोस्तों, तो उस समय उसकी राजधानी सिलवासा थी, और दमन दीव की दोस्तों राजधानी जो आप सभी लोग जानते हैं कि दीव थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जब दोनों को आपस में अलायंस कर दिया गया, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया, तो अब जो है राजधानी दमन हो गई है। फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिलवासा राजधानी किसकी है, तो दादरा नगर हवेली, आप सभी लोग इसको सही करिएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आप सभी लोग जानते हैं ईटानगर, लक्षद्वीप की राजधानी कावराती हो गया दोस्तों, और दोनों को अगर मिला लें दमन दीव और दादरा नगर हवेली, तो अब इसकी राजधानी हो गई दमन, ठीक है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पूर्व आप सभी लोगों को दोस्तों समझना है कि हमारे संस्था में मिशन इंस्टीट्यूट में दोस्तों नए बैचेस प्रारंभ हुए हैं, और उन बैचों में अगर हम देखें तो यूपीएसआई का है और यूपी पुलिस का है, इसके साथ साथ एसएससी का भी बैच लॉन्च किया गया है। तो जो भी साथी संस्था में विजिट करें, जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं तो संस्था में विजिट करें दोस्तों, और आप देखते हैं कि बहुत ही शिद्दत के साथ मुकम्मल तरीके से आपकी तैयारी कराई जाती है, जिसमें पूरा नेतृत्व जो है दोस्तों हमारे परिहार सर का होता, उन्हीं के सानिध्य में सभी लोग बहुत मेहनत करके चीजों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आगामी जो आने वाला वर्ष है 2023,
उसमें आप लोग अपनी सफलता की जो है दोस्तों एक सीढ़ी, कम से कम एक पायदान को जरूर जो है सफल करें, उसको मेंटेन करें। और इसके साथ साथ भी दोस्तों आप देखेंगे तो एसएससी जीडी की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, हम फिर से आपसे कहेंगे कि जो भी बचा हुआ समय है, हालांकि अब वक्त तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ समय है दोस्तों, संस्था में विजिट करें एक बार, और निःशुल्क तरीके से दोस्तों क्लासेस रन कर रही हैं, उसका भी अगर आप लाभ उठा सके तो जरूर लाभ उठाने का प्रयास करें। इसी के अलावा आप देखेंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन तरीके से लगभग हर विषय आप लोगों को इसकी तैयारी करवाए जा रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर दोस्तों विशेष रूप से आपके उसमें रोल प्ले करेगा। तो हमारे परिहार सर आप देखेंगे रोजाना शाम के वक्त दोस्तों कहीं ना कहीं करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, और उसमें आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में हमारे साथी जुड़े होते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी जो विषय है उन विषयों पर भी आप लोग देखेंगे जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इसी प्रकार से हिंदी है, ये तमाम विषय आप दोस्तों आप लोग ऑनलाइन तरीके से मिल रहे हैं। अगर ये सब व्यवस्थाएं आपको वास्तव में समझ में आ रही है, मेहनत अगर आपको दिख रही है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता जाए और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है? पहली बात तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारा जो देश है उसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, जो पूरे विश्व के कुल स्थल का 2.4% है। वहीं अगर हम देखें तो हमारा स्थान कौन सा है, तो रूस के बाद, कनाडा के पश्चात, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात दोस्तों 7वें नंबर पर आते हैं। अब इसके बाद अगर हम तटरेखा की बातचीत करें तो 15,200 किलोमीटर लंबी सीमा है, ये स्थलीय सीमा है दोस्तों। इसके अलावा द्वीपों सहित जो तट की जो है कुल लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, और इसके अलावा आप देखेंगे द्वीपों सहित तटरेखा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। तो कुल मिला के आपको याद रखने हैं, अगर प्रश्न आ जाए भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना, तो 15,200 किलोमीटर। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि स्थलीय, याद रखिए तटीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर। टोटल कितनी है दोस्तों, तो इसी को आप टोटल कर लीजिए। टोटल जब आप करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको ध्यान देना है, ये 15,200 किलोमीटर हो गया, और यहाँ पर दिया है 7,516.6 है ना, इसका मतलब 6 आया, फिर इसके बाद 6 आया, 1 आया, 5 2 7, 7 5 12, और ये 22,716.6 किलोमीटर तट और कोस्ट लाइन दोनों को मिलाकर रेखा हो गई। अब क्वेश्चन है कि तट रेखा सर्वाधिक लंबी, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना है, भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य है, जिसमें 5 राज्य दोस्तों अरब सागर के किनारे स्थित हैं, और बाकी जो 4 राज्य हैं बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य अरब सागर से सीमा बनाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल, ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं। बाकी जो 4 राज्य हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, ये बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। अब इसमें सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात की है दोस्तों, 1,214 किलोमीटर लंबी है, और सबसे छोटी दोस्तों गोवा की है, लगभग 103 किलोमीटर के आसपास। 103 किलोमीटर गोवा की हो गई, और गुजरात की 1,214 किलोमीटर हो गई। तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात की है, और सबसे कम जो है वो आपका गोवा की है। इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें सही जवाब कौन सा होगा, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु दिया हुआ है, तो गुजरात को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये देखिए, उप हिमालय, अगर हम हिमालय पहाड़ इस प्रकार से बना दें, कह रहा कि हिमालय के तुरंत बाद जो समतल मैदान होता है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब पहाड़ों से नदियां
ढलानों के कारण तीव्र गति से नीचे आती हैं, तो अपने साथ पत्थर और कंकड़ ढेर सारा लेकर के इस मैदानी भाग में इकट्ठा कर देते हैं। और इस प्रकार के मैदानी भाग को, कंकड़ पथरीले युक्त मैदानी भाग को हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। तो भाबर आप सभी लोगों को याद रखना है। इसका सही जवाब क्या होगा? भाबर होगा। तो डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। हालांकि इसमें तराई भी दिया हुआ है, तो जो तराई होता है दोस्तों भाबर के पश्चात होता है, वो थोड़ा नमी युक्त होता है, कीचड़ युक्त कह लीजिए। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है, आर्द्रता वाला क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। खादर जो होता है दोस्तों, नए जलोढ़ को कहते हैं, और पुराने जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 7वां बहुत इंपॉर्टेंट, सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला सवाल है कोरी निवेशिका। याद रखिए, कोरी निवेशिका अर्थात कोरी क्रीक जिस पर स्थित है वह कौन सा है? क्या कच्छ की खाड़ी में है दोस्तों, खंभात की खाड़ी में, कच्छ की लिटिल रन पर है, या कच्छ के रण पर है? तो दोस्तों ये जो कोरी क्रीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि इसका संबंध गुजरात से है, गुजरात से है दोस्तों। अब इसके बाद कह रहा है कच्छ, खंभात, कच्छ, और देखिए जितने भी ऑप्शन दिए सब गुजरात से ही दिए हुए हैं, ठीक है। अगर हम कच्छ की खाड़ी की बातचीत करें तो ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी हो गई दोस्तों, याद रखेंगे सभी लोग। इसी प्रकार खंभात की खाड़ी की बातचीत करें तो ये खंभात की खाड़ी हो गई अर्थात इनकी लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ है कच्छ की खाड़ी हो गया, खंभात की खाड़ी हो गया। चलिए दो बातें हो गई, कच्छ का लिटिल रन दिया है, कच्छ का रण दिया हुआ है। तो दोस्तों जो कच्छ का रण है वो दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, इस बात को आपको याद रखना। और कच्छ का लिटिल रन जो दिया है दैट इज अ पार्ट ऑफ कच्छ का रण, ठीक है। अब जो कोरी क्रीक है दोस्तों वो सीधा सीधा सा आपको बताना है कच्छ का रण, अर्थात डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। जब आप गुजरात के तट पर जाते हैं तो आपको ढेर सारे छोटे छोटे द्वीप भी मिलते हैं। ये जो छोटे छोटे ज्वारी द्वीप होते हैं इनमें नोरा द्वीप है, इसी प्रकार पिरतन द्वीप है, भैसला है, आलिया बेट है, खड़िया बेट है, ये सभी गुजरात के तट पर स्थित द्वीपों के नाम है। और इन द्वीपों पर दोस्तों ज्यादातर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का भंडारण मिलता है, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। हालांकि अगर हम महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में भी गुचर, करंजा, सालसेट और एलिफेंटा जैसे द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें आप सभी लोग आप सालसेट द्वीप के विषय में बातचीत करें तो सालसेट द्वीप में मुंबई जैसा महानगर स्थित है। और मुंबई भारत का सर्वाधिक, याद रखिएगा, सालसेट भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। क्यों? क्योंकि इसमें मुंबई जैसा महानगर स्थित, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोग आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा सबसे पहली बात तो यह है कि 23.5 डिग्री उत्तरी, इसमें नॉर्थ को आपको जरूर याद रखना है, साउथ कर लेंगे तो मकर रेखा हो जाएगी। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से गुजरती है। अब इन 8 राज्यों को अगर हम यहाँ पे मेंशन करें, गुजरात को रख देते हैं, राजस्थान को रख देते हैं दोस्तों, एमपी हो गया, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये रहा मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए दोस्तों। अब इसमें गुजरात दिया है, झारखंड दिया है, असम दिया है, मिजोरम दिया है। अब आप ही दोस्तों बताइए, असम तो कहीं पर आया नहीं, इसलिए सही जवाब होगा 1 2 4। 1 2 4 अगर ऑप्शन में है बिल्कुल सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। 1 2 4 सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, वो 3 राज्य कौन से हैं? दोस्तों 30% की बातचीत कर रहा है अगर आप देखें तो भारत की ये 3 राज्य हो गए, एक राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश दिया है, अच्छा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात दिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। यस, सी ऑप्शन को सभी लोग सही करें। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है।
अगला प्रश्न ये रहा, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों, सभी लोग बताइए। पर्वत है, पठारों के ढलान है, पठार है या फिर पहाड़ियां हैं। दोस्तों घाट शब्द को सुनकर के आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये पहाड़ नहीं हो सकते हैं। हमारे देश में जो पश्चिमी घाट है अर्थात पहाड़ है और पूर्वी घाट है, ये पहाड़ हैं, परंतु ये क्रमशः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो जब तटीय क्षेत्र होता है तो उसको हम लोग सामान्य रूप से घाट कहते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी घाट हो या पूर्वी घाट हो दोस्तों, ये पर्वत है। क्या है दोस्तों, पर्वत है, इस बात को याद रखना है। अब ये पर्वत जो आपके हैं वो खंड पर्वत के उदाहरण, खंड पर्वत के उदाहरण है। ये दोनों पहाड़ जिस पहाड़ से जुड़े हैं वो उसका नाम है दोस्तों नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर हो गई और कालसूबाई हो गई, और यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो महेंद्रगिरी आपका हो गया पूर्वी घाट का, ठीक है। पश्चिमी घाट बहुत सी नदियों का स्रोत भी है, जिसमें आप गोदावरी को देखेंगे, गोदावरी हो गया दोस्तों कृष्णा हो गया, मांडवी हो गया, शरावती हो गया, पेरियार हो गया। ये तमाम ऐसी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, ठीक है। तो ए विकल्प को सभी लोग सही करें। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था दोस्तों। आंध्र प्रदेश का गठन, इसको याद करने वाला क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश के विषय में कहा जाता है कि श्री रामुल जो थे वो कांग्रेसी थे और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के सामने ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग करने का निर्णय, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं आंदोलन किया था। और 1956 ईस्वी में दोस्तों, 1956 ईस्वी में 1956 में आंध्र प्रदेश को दोस्तों भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया। तो सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन, शिवा समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है शिवा समुद्रम दोस्तों, शिवा समुद्रम का जब नाम आता है तो दो द्वीप यहां पर आते हैं। एक का नाम है श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम दोस्तों कर्नाटक में मैसूर में पड़ता है, और दूसरा है शिवा समुद्रम, शिवा समुद्रम, ठीक है। ये दोनों जो द्वीप हैं वह कावेरी नदी पर बनते हैं। किस नदी पर दोस्तों, कावेरी नदी पर। गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी दिया हुआ है, इसमें सही जवाब होगा कावेरी नदी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी दोस्तों। कावेरी को दक्षिण भारत की वास्तविक गंगा कहते हैं, गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहते हैं। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और भी अलग तरीके से प्रश्न बन सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की वह सबसे लंबी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसका नाम है गोदावरी। फिर गंगा को आप नहीं करेंगे क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। इनके जो ओरिजिन पॉइंट है, इसका उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला में स्थित गंगोत्री है। गोदावरी का दोस्तों नासिक है दोस्तों, त्र्यंबक नामक स्थान। कृष्णा का जो है वो आप सभी लोग जानते हैं महाबलेश्वर है, और कावेरी का दोस्तों कोडोकू जिला है जो कर्नाटक में पड़ता है। तो ये कुल मिला के 13वां का जो सही जवाब है डी ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय मानक समय रेखा का यामोत्तर नहीं गुजरता है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। इन 5 राज्यों का मेंशन कुछ इस प्रकार से, यूपी हो गया, इसी प्रकार एमपी हो गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। अब देखते हैं कौन सा इसमें नहीं हो सकता है। आंध्र प्रदेश दिया है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र का नाम नहीं आ रहा है, तो सी विकल्प को सभी लोग सही करिए। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है हम कह सकते हैं जहां से ना तो कर्क रेखा गुजरती है और ना ही भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो ठीक है ना, इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दोस्तों हमारे देश में इस वक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूटीज हैं दोस्तों, जिसमें दिल्ली आप सभी लोग देख सकते हैं, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया दोस्तों, पौंडीचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। 8 राज्य हैं, ठीक है। अब कौन सा नहीं है, इसमें गोवा दिया है, लक्षद्वीप दिया है, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़। तो दोस्तों गोवा नहीं है, गोवा तो सामान्य रूप से राज्य की श्रेणी में रखा जाता है, तो गोवा को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है,
पौंडीचेरी का अधिकांश धरातल है दोस्तों, पौंडीचेरी एक सॉरी मणिपुर लिखा है, मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो मैदानी है, पठारी है, दलदली है दोस्तों, या फिर पर्वती है। तो दोस्तों आप देखेंगे मणिपुर में आप जाएंगे तो ढेर सारे आपको पहाड़ियां मिलेंगी, जिसमें लैमातोर पहाड़ी है। तो ये पहाड़ी राज्य है, इसको आप लोगों को याद रखना है, पहाड़ी राज्य है, इसको आप लोगों को सही करना है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है दोस्तों? चलिए भाई समझते हैं। ये तटीय क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम लोग विधिवत तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत के जो पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में जो सागर है उसका नाम अरब सागर है, और इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है उसे कहते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट हो गया। महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है उसे कोंकण तट कहेंगे, कोंकण तट हो गया। इसी प्रकार दोस्तों कर्नाटक में हो गया कनारा तट, कनारा तट हो गया, और केरल का बचा हुआ है मालाबार तट, ठीक है। तो काठियावाड़, कोंकण, कनारा, कनारा को ही कन्नड़ तट भी कहते हैं, और मालाबार तट, ये अरब सागर किनारे स्थित तट हैं। इसी प्रकार उत्कल तट देखिए पूर्वी घाट में, उत्तरी सरकार तट हो गया, रायलसीमा हो गया, और कोरोमंडल हो गया। तो जो कोरोमंडल तट है दोस्तों वह सही जवाब होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को, ठीक है। तो कोरोमंडल को सभी लोग सही करिए। मालाबार तो दोस्तों केरल में है, उत्तरी सरकार दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में, कोंकण आपका महाराष्ट्र और गोवा में है। तो यहाँ पे विकल्प ए को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित कारण, उसका कारण क्या है? क्या अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, क्षेत्रीय आकार है, या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है? दोस्तों सोचिए कौन सा सही जवाब हो सकता है। तो दोस्तों अक्षांशीय जो विस्तार है, ठीक है, मानते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है और लगभग 37 डिग्री तक है, ठीक है। दूसरा है देशांतरी जो विस्तार है, देशांतर का दोस्तों टेम्परेचर से लेना देना ज्यादा नहीं है। क्षेत्रीय आकार है दोस्तों, या फिर आप डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण भारत को उष्णकटिबंधीय देश सामान्य रूप से कहा जाता है। वर्ष याद रखिए, भारत वर्ष आकार में विश्व का देखिए दोस्तों, इसमें हमने आपको बताया कि जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है दोस्तों? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये पूरे विश्व के कुल स्थल का, याद रखें, विश्व के कुल स्थल का, ये नहीं कि पूरे विश्व का, विश्व के कुल स्थल का लगभग 2.4%, ठीक है। कितना परसेंट है दोस्तों? 4%। अगर यहां पर हम देखें पहले नंबर पे तो रूस का स्थान आता है, ठीक है, लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दूसरा नंबर कनाडा का आता है दोस्तों, ये लगभग 9.9 के आसपास आ जाता है। तीसरा है दोस्तों यूएसए 9.8, चौथा चाइना 9.5, इसके बाद दोस्तों ब्राजील आ गया, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया आ गया, इसके बाद भारत आ गया। तो 7वें नंबर पर दोस्तों भारत को देख सकते हैं, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे, ठीक है। ये रहा दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, भारत के लिए समुद्र मार्ग का जो है श्रेय किसको जाता है? तो यहां पर आपको समझना है कि ये भारत है दोस्तों, भारत में सबसे पहले एक पुर्तगाली नाविक आया था और उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था दोस्तों? वास्को डी गामा आया था। यह 1498 ईस्वी में आया था। इतिहास में ऐसी ये तारीख जो है समय दर्ज है। वास्को डी गामा भारत के केरल तट पर स्थित अर्थात मालाबार तट पर ये पहुंचता है। तो अब ये पुर्तगाली था ना दोस्तों, तो फ्रांसीसी दिया है, डच दिया है, पुर्तगाली दिया है, अंग्रेज दिया है। तो इस समुद्री मार्ग की खोज दोस्तों पुर्तगालियों ने की थी। ये आप सभी लोगों को सही कर। तो उम्मीद है कि आज का जो सेशन है, इस सेशन में बहुत ही शानदार प्रश्न है। एसएससी जीडी के लिए दोस्तों लगभग 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप लोग बस व्यवस्थित तरीके से इसको समझिए, पढ़िए और जाके एग्जाम दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसमें बेहतर करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक।
अपना विशेष रूप से ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहें मिशन इंस्टीट्यूट के साथ। जय हिंद।